Rebirth to Love My Beast Husband. Episode 11. खुराना मैंशन. स्टडी रूम. सर्वाक्ष बेहद सर्द नजरों से एकटक अपने सामने खड़े रिजुल ठाकुर और एकांश को ही देख रहा था। रिजुल और एकांश भी इस वक्त गुस्से में ही आ गए थे क्योंकि सर्वाक्ष ने उन्हें सीधे सीधे वहां से जाने को कह दिया था। रिजुल को पहले से ही अंदाजा था कि सर्वाक्ष उसके बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसने सफाई में बहुत कुछ कहने का भी सोचा था, लेकिन सर्वाक्ष उसके किसी भी बातों में या यूं कहे कि वह उससे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। रिजुल सर्वाक्ष के बेहद करीब जाकर ठंडेपन से कहा, अंडस्को वह मेरी अंश है सर्वाक्ष, सालों पहले मैंने किसी दरिंदों की वजह से उसे खुद से दूर रखा था, लेकिन अब उस दूरी को मैंने मिटाया है और बहुत जल्द मैं उसे लेकर यहां से लौटूंगा भी। सर्वाक्ष के होंठों पर तिरछी मुस्कान तैर गया। वह रिजुल को उसी के लहजे में जवाब में कहा, अंडस्को वह मेरी जान है मिस्टर ठाकुर, और अब उसमें मेरा एक और जान जुड़ी है। 1000 दरिंदे आकर मेरे सामने खड़े भी क्यों ना हो, मैं उनका काल खींच लूंगा, लेकिन उसे एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। सर्वाक्ष के मुंह से निकल रही एक एक शब्द भी बेहद जुनून और दीवानगी से भरे हुए थे, लेकिन सर्वाक्ष का चेहरा बोलते हुए एकदम काला पड़ गया था। वही रिजुल के हाथों की मिट्टी भींच गए थे। वह एकांश के साथ वहां से चला गया। वहीं उनके जाते ही सर्वाक्ष की आंखें कसके बंद हो गए। वही उसके पीछे खड़े रवीश का चेहरा भी इस वक्त गुस्से से भर गया था। और वह एक तक रिजुल और एकांश दोनों को जाता हुआ देख रहा था। वह फिर सर्वाक्ष से कहा, अंडस्को मैं जाकर पता करता हूं कि इस रिजुल का यहां आने का असली मकसद क्या था। उद्धरण चिन्ह. रवीश स्टडी रूम से बाहर चला गया। वही सर्वाक्ष विंडो के पास जाकर अपने जेब से सिगरेट निकाला, फिर उसे लाइटर से जलाकर उसका लंबा लंबा कश लेना लगा। दूसरी तरफ रशिया के एक आलीशान विला में बनाए हुए बार में बैठे हुए क्रियांश ड्रिंक का सीप लेते हुए उदय की बातें सुन रहा था। उदय इस वक्त उसे रिजुल का ही खबर बता रहा था। और अब तक उसे ये भी खबर मिल गया था कि रिजुल इस वक्त खुराना मेंशन से बाहर निकला है। क्रियांश का ऑरा बेहद गुस्से से भरा था। और उसके एक हाथ ड्रिंक गिलास में कस भी गया था। वही उदय बोला, अंडस्को रिजुल ठाकुर ने अपनी बेटी का पता बता कर चुका है बॉस। अगर सर्वाक्ष खुरान और रिजुल ठाकुर मिल गए तो हम उस लड़की तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। उदय ने जैसे ही अपने लास्ट बात पूरी की, क्रियांश गुस्से से अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक ग्लास को नीचे फर्श पर दे मारते हुए गुस्से से कहा, अंडस्को कोई मेरे मकसद के बीच नहीं आएगा उदय, मुझे वह लड़की हर हाल में चाहिए। अगर वह मुझे नहीं मिली तो उसे इस दुनिया में रहने का भी कोई हक नहीं है। उदय को क्रियांश की लास्ट लाइन समझ नहीं आए। वह ना समझी में क्रियांश को देखते हुए कुछ पूछने को हुआ कि तभी क्रियांश खुद ही उदय के करीब आकर कुछ बताने लगा। उदय के माथे पर पसीना छूट रहा था। वह थोड़ी देर बाद बसा में सर हिलाकर बाहर चला गया। वही क्रियांश के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह ड्रिंक का एक और ग्लास बनाते हुए खुद में ही गुनगुनाते हुए कहा, अंडस्को रूह रूह भी तुम्हारे तलाश में निकला है। मिल गई तो शान से रूह में समा जाएगी, ना मिली तो शिद्दत से मिट्टी में मिला दूंगा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह. बोलते हुए क्रियांश के चेहरे पर बेहद स्मर्क स्मर्क स्माइल था। खुराना मेंशन. सर्वाक्ष अभी भी सिगरेट का कश लेते हुए विंडो से बाहर देखता खड़ा था। उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल खराब थे। क्योंकि उसके दिमाग में बस रिजुल ठाकुर के बातें ही घूम रहे थे। तभी रूम में कुछ गिरने की आवाज गूंजी। सर्वाक्ष मुड़ कर देखा, सामने रात्रि खड़ी थी और उसकी नजर एक टक नीचे उससे गिरी हुई वास की टुकड़ों पर टिकी थी। रात्रि जल्दी जल्दी में सर्वाक्ष के करीब जाने लगी थी कि तभी उसके लहरती दुपट्टे ने वास को नीचे गिरा दिया था। सर्वाक्ष सिगरेट को ऐश बॉक्स में बुझाकर उसके पास जाते हुए कहा, अंडस्को किस खुशी में वास पर इतना गुस्सा निकाला गया। उद्धरण चिन्ह. रात्रि उसके पास जाते हुए बोली, अंडस्को ये तो गलती से गिर गया। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह. सर्वाक्ष फिर उसके चेहरे पर गिरे लटों को उसके कान के पीछे सरकाते हुए एक टक रात्रि के आंखों में बेचैनी से देखता रहा। रात्रि भी सर्वाक्ष के बेजान आंखों में ही देख रही थी, लेकिन उसके कदम पल पल सर्वाक्ष के और करीब बढ़ रहे थे। वह बोली, अंडस्को आप अभी तक यही क्यों है। उद्धरण चिन्ह. सर्वाक्ष ने उसे कमर से उठाकर टेबल पर बैठाया, फिर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ रखते हुए पूछा, अंडस्को तुम। उद्धरण चिन्ह. सर्वाक्ष एक शब्द बोलकर ही चुप हो गया। वही रात्रि सर्वाक्ष को ही सवालिया निगाहों से देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि सर्वाक्ष उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके जुबान पर शब्द आते आते रुक रहे हैं। वह पूछी, अंडस्को क्या हुआ अक्ष, आप बोलते बोलते रुक क्यों गए। उद्धरण चिन्ह. सर्वाक्ष उसके बेहद करीब झुककर उसके आंखों में देखते हुए धीमी स्वर में कहा, अंडस्को तुम मेरे बिना रह लोगी न। उद्धरण चिन्ह.
रात्रि की आईब्रोज सिकुड़ गए एल। वह गुस्से से बोली, अंडरस्को बिना सांस के कोई रह सकता है? और किस तरह का सवाल कर रहे हैं आप? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का चेहरे गुस्से से लाल हुआ था। एल उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि सर्वाक्ष ने उससे बेहुदा सवाल किया था। अगर वह ऐसे सवाल करती तो वह आदमी पूरे घर को सर पर उठा लेता। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को बीवी, मैं। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि से कहना चाहता था कि वह कुछ दिन बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि से कैसे कहें, क्योंकि जिस तरह रात्रि ने पिछली बार उसकी जाने की बात सुन अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, उससे सर्वाक्ष अंदर ही अंदर अब डर रहा था। एल वह इस बार उसे गलती से भी खुद को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता था। वही रात्रि एक टक सर्वाक्ष का बेचैन भरा चेहरा ही देख रही थी। एल वह कसके सर्वाक्ष के कालर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को क्या बात है अक्ष? कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके हाथ से अपना कालर छुड़वा कर पहले उसके गले लगा, फिर अपने आंखें बंद कर एक ही सांस में कहा, अंडरस्को मैं कुछ दिन के लिए बहरा जा रहा हूँ बीवी, कब तक लौटूंगा नहीं पता, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। रात्रि ने जैसे ही यह सुना वह बिना कुछ कहे एकदम से खामोश रह गई। वही कुछ पल बाद भी रात्रि को कुछ भी ना बोलता देख सर्वाक्ष अपना सर ऊपर कर रात्रि को देखा। एल रात्रि का चेहरा उदास था। एल उसे सर्वाक्ष के बिना रहने की आदत नहीं थी। वही सर्वाक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को पिछली बार की तरह खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना बीवी, मुझे तुम्हें दर्द में देखा नहीं जाएगा, प्लीज। रात्रि ने धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को मुझे भी अपने साथ ले चलो अक्षर। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को नहीं ले जा सकता बीवी। रात्रि उससे लिपटते हुए कहा, अंडरस्को आप कब तक आने वाले हैं अक्ष? मुझसे आपके बिना एक दिन भी रहा नहीं जाएगा। सर्वाक्ष उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को मैं जल्द आने की कोशिश करूंगा बीवी, अगर काम जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें इस तरह प्रेगनेंसी के हालत में छोड़कर नहीं जाता। रात्रि का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वह सर्वाक्ष को जाने दे, लेकिन वह हर बार उसे रोक नहीं सकती थी। पिछली बार उसने इसलिए रोका था क्योंकि सर्वाक्ष के जान पर खतरा था, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं लग रहा था। सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को दादू और दादी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, तुम बस कुछ दिन के लिए मेरे लिए अपना और बच्चे का ख्याल रखना प्लीज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उससे अलग होकर उससे पूछी, अंडरस्को आप मुझे कॉल तो करेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसके गाल को अपने एक हथेली में भरते हुए कहा, अंडरस्को हाँ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए थोड़ा नाराजगी भरी आवाज में पूछी, अंडरस्को कब जा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। कल सुबह ही, सर्वाक्ष ने जवाब में कहा तो रात्रि का चेहरा रोनी जैसा बन गया। एल वह बोली, अंडरस्को अक्ष मुझे नहीं रहना आपके बिना। बोलते हुए वह लड़की उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उससे लिपट गई। एल वही सर्वाक्ष उसके पीठ सहलाते हुए कहा, अंडरस्को मैंने कहा ना बीवी, मैं जल्द आ जाऊंगा और तुम्हें तब तक विभा राठौर से जो डील साइन हुई है उस पर काम करना होगा, और कुछ दिन में तुम्हारे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं, उन पर फोकस करना है। और पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष उसे ऐसे ही उसके काम को याद दिलाते हुए उसे अपने गोद में उठाकर अपने रूम के तरफ ले गया। मीरा का अपार्टमेंट। मीरा का चेहरा एकदम से छोटू हो गया था। ध्रुव का कुछ दिन तक बाहर जाने की खबर सुन वह भी इस वक्त नाखुश लग रही थी। एल वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह ध्रुव के काम में कभी रुकावट बनना नहीं चाहती थी। वही ध्रुव एक तक मीरा का उदास चेहरा ही देख रहा था। एल वह उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, अंडरस्को उदास मत हो मीरा, बस कुछ दिन, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर अपने साथ मेंशन ले जाऊंगा। ध्रुव की बात पर मीरा ने कुछ नहीं कहा, वह कसके उसके गले लग गई। दूसरी तरफ रूही बालकनी के रेलिंग को टिक कर खड़ी थी। एल उसका चेहरा भी इस वक्त मुरझा सा गया था। एल आज ही रवीश और वह एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था और अब उनको एक दूसरे से कुछ दिन तक दूर रहना पड़ रहा था। एल रूही को थोड़ी देर पहले ही रवीश ने कॉल कर बताया था कि वह कुछ दिन के लिए काम से बाहर जाएगा और कब तक लौटेगा उसे भी यह नहीं पता। रूही रवीश के बारे में सोचते हुए वही खड़ी थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। एल रूही ने देखा तो कॉल रवीश का ही था, तो वह कॉल पिक कर बात करते हुए रूम में चली गई। ठाकुर विला। रिजुल ठाकुर इस वक्त गुस्से से ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। आज रात्रि का जन्मदिन था और उसे पूरा यकीन भी था कि वह आज रात्रि से मिलेगा, उसे जन्मदिन का मुबारकबाद बताते हुए उसे कहेगा कि वह उसका बाप है और सालों पहले उसे मजबूरन उससे अकेला छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन सर्वाक्ष खुराना के वजह से उसे रात्रि से मिलने का मौका ही नहीं मिला था।
वही उसके सामने ही एकांश बैठा हुआ था, वह भी इस वक्त गुस्से से फुफकार रहा था। वह रिजुल से कहा, अंडस्को अंकल अब आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ठाकुर ड्रिंक करते हुए उसे एक नज़र देखा, फिर उससे कुछ बताने लगा। एकांश उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, अंडस्को अंकल ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि के मन में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाएगा। रिजुल ठाकुर ने कहा, अंडस्को वह एक बार हमारे कब्जे में तो आ जाए एकांश, उसके बाद वह सब देखा जाएगा। बोलते हुए रिजुल ठाकुर उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। वही एकांश उसे ही जाता हुआ बस देखता रहा। खुराना मैंशन। सर्वाक्ष एक तक अपने सीने में सर टिका कर लेटी रात्रि को ही देख रहा था। रात्रि उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए बड़े ही नाराजगी से उसे ही घूर रही थी। सर्वाक्ष उसे ही ध्यान से देख रहा था। उसकी बीवी का ये नाराजगी उसकी जाने की बात से नहीं कुछ और ही लग रहा था। वह अपना एक आईब्रो उचकाते हुए इशारों में ही पूछा कि क्या बात है, क्यों अपने आंखें दुखाते हुए उसे घूर रही है। रात्रि की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से बोली, अंडस्को अब तक रात हो गया लेकिन अभी तक आपने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। अक्ष, आपके पास पैसों की कमी थी या फिर मेरे लिए कोई गिफ्ट खरीदने के लिए आपके पास वक्त नहीं था? उद्धरण चिन्ह। गुस्से से रात्रि का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। वही सर्वाक्ष उससे ही बिना भाव के देख रहा था। वह फिर उससे अलग होकर उठ के बैठा, फिर पास में ही रखे हुए लैपटॉप उठाकर उसमें से कुछ करने लगा। रात्रि उसे ही देख रही थी। सर्वाक्ष को इस तरह बिना कुछ कहे ऐसे अपने काम में बिजी होता देखा उसका चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया। वैसे उसके लिए सर्वाक्ष से ज्यादा कोई मायने नहीं रखने वाला था, लेकिन वह चाहती थी कि सर्वाक्ष उसे कोई स्पेशल गिफ्ट देकर उसे स्पेशल फील कराए। रात्रि उठी, फिर उसके सीने से लगकर धीमी आवाज में बोली, अंडस्को आप नाराज हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने अभी अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि तभी सर्वाक्ष उसके चेहरे को लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर इस वक्त एक आलीशान महल का व्यू चल रहा था। महल का हर एक कोना कोना तक रात्रि को अच्छे से दिखाई दे रहा था। रात्रि हैरानी से उस महल को देख रही थी, क्योंकि वह आज पहली बार इतना आलीशान महल को देख रही थी। वह फिर सर्वाक्ष से बोली, अंडस्को अक्ष, ये महल कितना सुंदर है, हमारे मेंशन से भी ज्यादा सुंदर है। सर्वाक्ष के होंठों पर स्माइल आ गई। वह वही ड्रॉअर में से कीज का बंच उठाकर रात्रि के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को, और यह उस महल का कीज। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि की आंखें चौड़ी हो गई। वह हैरानी से कीज को देखते हुए पूछी, अंडस्को, आपने इस महल को खरीद लिया? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष झुककर उसके होंठों पर किस करते हुए कहा, अंडस्को, खरीदा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है बीवी, ताकि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें इसे गिफ्ट कर सकूं। रात्रि अपने आंखें और बड़ी कर सर्वाक्ष को अभी भी देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सर्वाक्ष ने उसे करोड़ों से भी ज्यादा महंगा महल गिफ्ट किया है। वही सर्वाक्ष लैपटॉप को साइड में रखकर रात्रि से कहा, अंडस्को, मैं आज तुम्हें इसी महल ले जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में तुम चिल्लाने लगी, पैनिक करने लगी, तो मुझे मजबूरन तुम्हें लेकर वापस लौटना पड़ा। सर्वाक्ष की बात सुन रात्रि का चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसे अब समझ आया था कि सर्वाक्ष उस सुनसान रास्ते से होकर उसे कहाँ ले जा रहा था। रात का वक्त, मैं आज तुम्हें इसी महल ले जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में तुम चिल्लाने लगी, पैनिक करने लगी, तो मुझे मजबूरन तुम्हें लेकर वापस लौटना पड़ा। अपने लैपटॉप को साइड में रखते हुए सर्वाक्ष ने रात्रि से कहा। वही सर्वाक्ष की बात सुन रात्रि के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे अब समझ आया था कि सर्वाक्ष उस सुनसान रास्ते से होकर उसे कहाँ ले जा रहा था। जिस रास्ते में उसका पिछले जन्म में मौत हुआ था, उसी रास्ते से होकर सर्वाक्ष का उसके लिए बनाए हुए महल जा सकते थे। करोड़ों रुपए खर्च कर सर्वाक्ष ने खासकर उसके लिए वह महल बनवाया था। तो वह सर्वाक्ष के लिए उसी रास्ते से होकर उस महल को देखने जा पाएगी? नहीं, उस लड़की के पास इतना हिम्मत कहाँ था। लेकिन इससे सर्वाक्ष के पैसे, उसकी मेहनत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। जिस लड़की के लिए सर्वाक्ष ने इतना मेहनत की, वह उस महल को देखने के ख्याल से भी डर रही थी, क्योंकि महल जाने का रास्ता उसे उसकी दर्दनाक मौत का मंजर को याद दिलाता था। सर्वाक्ष बिना भाव के रात्रि के चेहरे के हाव भाव को ही देखते हुए उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। रात्रि के रूह वह समा गया था, लेकिन वो रात्रि को पूरी तरह अब तक जान नहीं पाया था। सर्वाक्ष इस वक्त मन ही मन रात्रि से उम्मीद लगा रहा था कि रात्रि आज उसे कुछ तो बताएगी। वह उस राज को बताएगी जो शादी के दिन से लेकर अब तक वह अपने दिल में दबा कर रखी है। लेकिन रात्रि बहुत देर बाद भी उसे कुछ नहीं बताए। रात्रि के नजरें इस वक्त सर्वाक्ष के चेहरे पर टिक तो गई थी, लेकिन उसका ध्यान सर्वाक्ष पर नहीं था। वह कहीं और ही गुम हो गई थी।
सर्वाक्ष एक गहरी सांस लेते हुए उससे अपने गले से लगाते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें वह महल पसंद आई? यही मेरे लिए काफी है, मैं अब तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बीवी, ठीक है? रात्रि अपना चेहरा ऊपर कर सर्वाक्ष को देखने लगी। एल सर्वाक्ष उसके गाल को अपने उंगलियों से बेहद प्यार से सहला रहा था। एल तभी रात्रि बोली, अंडरस्को मैं वहां जाना चाहती हूँ अक्षर। सर्वाक्ष रात्रि को ही ध्यान से देख रहा था। एल बोलते हुए उस लड़की के चेहरे के हाव भाव थोड़ा सहमी सहमी सी और डरी हुए लग रहे थे और उसकी आवाज भी ज्यादा ही डगमगा रही थी। एल क्योंकि वह सिर्फ सर्वाक्ष का मन रखने के लिए ही कह रही थी। एल असल में वह अब कभी उस सुनसान रास्ते से गुजर कर जाना नहीं चाहती थी। एल और यह बात सर्वाक्ष ने समझ भी लिया था। सर्वाक्ष बेसब्री से जानना चाहता था कि रात्रि के साथ आखिर क्या गड़बड़ है, लेकिन वह लड़की उसे कुछ बताना भी तो नहीं चाहती थी। सर्वाक्ष रात्रि के माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा, अंडरस्कोर ठीक है, वापस आते ही मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, लेकिन बाय रोड नहीं। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ना समझी में सर्वाक्ष को देखते हुए पूछी, अंडरस्कोर फिर? उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष अपने एक हाथ से ही इशारों में कहा कि वह उसे अपने प्राइवेट जेट से ले जाएगा। एल रात्रि के चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ गई। उसने सर्वाक्ष को अपने प्रॉब्लम बताया नहीं था, लेकिन सर्वाक्ष ने उसके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन ढूंढ दिया था। रात्रि जोर से सर्वाक्ष के होंठों पर चूमते हुए बोली, अंडरस्को आई लव यू अक्ष। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष के होंठ मुड़ गए। वह उसे अपने बाहों में भरते हुए वहीं लेट गया। सर्वाक्ष को कल सुबह ही यहाँ से निकलना था और कब तक लौटेगा ये बात वह भी नहीं जानता था। एल वह इस वक्त रात्रि को पूरी तरह अपने प्यार में डुबाते हुए उसे मदहोश कर रहा था। एल उन दोनों के बीच अब प्यार का खेल शुरू हो चुका था। एल और रात्रि की अब रूम में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह के 4 बजे की आसपास सर्वाक्ष रात्रि से अलग हुआ। एल रात्रि थक हार कर कब का सो गई। वही सर्वाक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसके गले में पहने हुए मंगलसूत्र को देखने लगा। शादी के दिन से लेकर रात्रि ने उस मंगलसूत्र को 1 मिनट के लिए नहीं खोला था। एल सर्वाक्ष रात्रि को देखते हुए उससे अलग होकर क्लोजेट रूम में गया। फिर थोड़ी ही देर में वह वापस आकर उसके मंगलसूत्र में कुछ छेड़खानी करने लगा। रात्रि तो गहरी नींद में थी एल, लेकिन सर्वाक्ष के उंगलियां उसके गर्दन में तिरकिन कर रही थी एल, जिससे उसके होंठ बार बार मुड़ रहे थे। रात्रि को नींद में अभी ऐसा लग रहा था कि सर्वाक्ष उससे प्यार कर रहा है। सर्वाक्ष झुककर रात्रि के मंगलसूत्र पर चूमा, फिर उसके लेफ्ट हैंड में पहने हुए रिंग को देखा। एल वह उसके हाथ को अपने हाथ में फंसाता कि तभी रात्रि उससे लिपट गई। सर्वाक्ष झुककर उसके गाल को चूमा, फिर उसे लेकर सो गया। सुबह का वक्त। रात्रि उदासियत से एकटक सर्वाक्ष को देख रही थी, जो इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने हाथ में घड़ी पहन रहा था। सर्वाक्ष मिरर में ही रात्रि का छोटू सा चेहरा ही देख रहा था। उसके जाने की खबर सुन वह नाखुश तो लग रही थी, लेकिन रात भर उसकी हरकत से वह मुरझा हुआ सा चेहरा भी इस वक्त ज्यादा ही ग्लो कर रहा था। सर्वाक्ष उसके पास जाते हुए कहा, अंडरस्को मैं जल्द ही आ जाऊंगा बीवी, तुमसे दूर मुझसे भी रहा नहीं जाता। बोलते हुए सर्वाक्ष रात्रि के ऊपर झुककर उसके होंठों पर किस किया, फिर उससे अलग होते हुए कहा, अंडरस्को अब मैं चलता हूँ। रात्रि ने बेमन से बस सर हिलाया। एल वही सर्वाक्ष उसके गले लगकर उसके टमी को सहलाया, फिर रूम से बाहर चला गया। वही उसके जाते ही रात्रि वापस से बेड पर गिर गई। सुबह के 11 बजे के आसपास रूम में रात्रि का फोन लगातार बजने लगा। एल रात्रि अभी भी सोई हुई थी, लेकिन बिना रुके अपने फोन को रूम में शोर करता देख रात्रि कसमसाते हुए उठ गई। रात्रि ने अपने फोन को चेक किया। एल कॉल इस वक्त रूही का था। एल रात्रि ने कॉल पिक किया तो उधर से रूही परेशान भरी आवाज में बोली, अंडरस्को आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? विभा राठौर और उसके असिस्टेंट कब से आपका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। रात्रि उधर से रूही की बात सुन रात्रि हैरानी से घड़ी में टाइम देखने लगी। एल रात भर सर्वाक्ष ने उसे ज्यादा ही थका कर रख दिया था, जिस वजह से उसे बिल्कुल पता नहीं चला था कि वह इतनी देर तक कैसे सो गई। रात्रि मन ही मन सर्वाक्ष को खोजते हुए रूही से बोली, अंडरस्को बस थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाऊंगी रूही, तुम तब तक उन्हें हैंडल कर देना। बोलते हुए रात्रि खुद को ब्लैंकेट से लपेट लिया, फिर वॉशरूम के तरफ भाग गई। ध्रुव का हॉस्पिटल। मीरा इस वक्त जनरल वार्ड में अपने पेशेंट्स के रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। एल उसके थोड़ी ही दूरी पर खड़ी डॉक्टर शालिनी बार बार नफरत से मीरा को ही देख रही थी। एल मीरा से उसका कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं था, लेकिन ध्रुव के करीब जाकर मीरा ने शालिनी के बनी बनाए प्लान में पानी जरूर फेरा था। डॉक्टर शालिनी की नज़र बार बार ध्रुव को भी ढूंढ रहे थे एल, लेकिन उससे आज ध्रुव कहीं नजर नहीं आ रहा था। एल शालिनी फिर मीरा के पास जाते हुए उससे पूछी, अंडरस्को मीरा, डॉक्टर ध्रुव आज कहीं नजर नहीं आ रहे। उद्धरण चिन्ह।
शालिनी को देखते ही मीरा का मुंह बिगड़ गया था एल, लेकिन उसे शालिनी के सवाल का जवाब भी तो देना था एल। वह बोली अंडरस्को वह कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आएंगे डॉक्टर शालिनी, काम के सिलसिले वह बाहर गए हुए हैं। इतना बोलकर मीरा दूसरे पेशेंट का चेकअप करने चली गई एल। वही मीरा के बात सुन शालिनी के चेहरे पर बेहद तिरछी स्माइल आ गई थी एल, लेकिन वह अपने उस कुटिल मुस्कान को छुपाते हुए मीरा के पास गई। फिर उससे धीमी आवाज में बोली अंडरस्को मैंने सुना कि डॉक्टर ध्रुव अब तुम्हें पसंद करने लगे हैं और तुम दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा के हाथों की मुट्ठी भींच गए एल। आए दिन से ही मीरा को शालिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी एल। शालिनी के काम और उसका दोगलापन मीरा ने आए दिन ही नाप लिया था एल। मीरा ने शालिनी को इग्नोर कर वहां से जाते हुए कहा अंडरस्को एक्सक्यूज मी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। शालिनी के दांत भींच गए एल, लेकिन वह फिर से मीरा के पास जाकर उसका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हुए बोली अंडरस्को तुम्हें सच में लगता है डॉक्टर ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता है? ही वॉन्ट ओनली सेक्स इडियट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बिहेव योरसेल्फ डॉक्टर शालिनी। शालिनी की बात पूरा होते ही मीरा गुस्से से उस पर चिल्ला उठी, लेकिन शालिनी ने अपनी बकवास वही नहीं रोका एल। वह मीरा से बोली अंडरस्को नया नया सा प्यार है ना, इसलिए तुम्हारा मन कुछ भी गलत सुनने तैयार नहीं है मीरा, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ यह आदमियां कैसे होते हैं। प्यार से इसीलिए पेश आते हैं क्योंकि उन्हें सेक्स चाहिए होता है। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था एल। डॉक्टर शालिनी की हिम्मत भी कैसे हुई ध्रुव के बारे में इतना बकवास करने की। मीरा बोली अंडरस्को लगता है आपको प्यार और मर्दों के बारे में काफी जानकारी है। मम वैसे आप कितनों के साथ सोई हुई है डॉक्टर शालिनी? और कितने ऐसे मर्दों को जानती है जो सिर्फ प्यार के नाम पर सेक्स चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मीरा। शालिनी ने गुस्से से उस पर चिल्लाया एल। तभी मीरा बोली अंडरस्को क्या हुआ डॉक्टर शालिनी? मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछा लिया आपसे? आप इतनी देर तक मुझे ज्ञान दे रही थी तो मुझे लगा कि आपका ज्यादा मर्दों के साथ रिश्ता होगा। एक दो आदमियों से कैसे पता लगता कि यह आदमियां कैसे होते हैं? उन्हें प्यार के नाम पर सेक्स चाहिए होता है, राइट? उद्धरण चिन्ह। शालिनी का खून अंदर ही अंदर खौलने लगा एल। इस लड़की की हिम्मत भी कैसी हुई उससे इतना घटिया सवाल करने की। सवाल भले ही घटिया था लेकिन हकीकत बिल्कुल यही था जो मीरा ने शालिनी पर सवाल उठाया था एल। शालिनी अब तक कितने मर्दों की बिस्तर गर्म कर चुकी है जिसका अंदाजा शायद शालिनी को भी नहीं था। डॉक्टर मीरा कैबिन में आपका फोन बज रहा है। तभी वहां एक नज़र कर मीरा से बोलिए। मीरा ने घूर कर शालिनी को देखा फिर अपने केबिन के तरफ चली गई। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि अपने हेड चेयर पर बैठकर एक टक मनु को देख रही थी जो सामने दिखाई दे रही बड़े से स्क्रीन पर कुछ ज्वेलरी डिजाइन के बारीकियों के बारे में बता रही थी एल। विभा की नजर सिर्फ रात्रि पर थी एल। वह बस ये जानना चाहती थी कि रात्रि को मनु के दिखाए हुए डिजाइन्स पसंद आएंगे या नहीं। मनु के बारे में पहले से ही रात्रि के मन में अच्छे भावनाएं थे एल। अगर मनु अच्छा भी नहीं बताती तो भी रात्रि उसके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट नहीं करने वाली थी एल। ऐसा कर रात्रि अपने पिछले जन्म में मनु से मिली मदद का थैंक्स कहना चाह रही थी। रात्रि अपने पिछले जन्म में रावी और युवान के वजह कुछ दरिंदों की हाथ लगी थी जो लड़कियों को बेचना ही उनका धंधा था एल। रात्रि को याद नहीं था कि मनु वहां कैसे पहुंची, लेकिन वहां से निकलने में मनु भी उसकी मदद की थी एल। लेकिन वह वहां से बाहर एक अनजान आदमी के वजह से निकली थी एल। वह अनजान आदमी कौन था ये तो रात्रि को नहीं पता था एल, क्योंकि रात्रि उसका चेहरा देख नहीं पाई थी। वह आदमी उसके पास मास्क पहने पहुंचा था। थोड़ी देर बाद मनु रुककर रात्रि को देखने लगी एल। तभी रात्रि बोली अंडरस्को गुड मनु। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि फिर विभा को देखने लगी एल। तभी विभा बोली अंडरस्को मिसेज खुराना ये सब एवरेज डिजाइन्स है, आप चाहे तो इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रात्रि बोली अंडरस्को नंबर नीड मिसेज राठौर। मनु ने जो डिजाइन्स तैयार की है वह मुझे पसंद आए हैं, मैं एक बार अक्ष से बात कर इन्हें फाइनल कर देती हूँ। शो। विभा उठते हुए रात्रि की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाए फिर वहां से मनु के साथ चली गई। उनके जाते ही रात्रि उठकर विंडो के पास गई एल। फिर उन्हें एक टक जाता हुआ देखने लगी एल। मनु विभा के पीछे पीछे चल रही थी लेकिन वह परेशानी से बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। तभी केबिन में रूही रात्रि के लिए कोल्ड कॉफी लिए आए एल। रात्रि उसके तरफ मुड़कर बोली अंडरस्को रूही मुझे विभा राठौर की पर्सनल असिस्टेंट मनु की इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके। उद्धरण चिन्ह। रूही अपना सर हिलाते हुए रात्रि को उसका कोल्ड कॉफी दी फिर जाने को हुई कि तभी रूही रुककर उससे बोली अंडरस्को रात्रि आपके नाम से फिर से चॉकलेट्स, लाल गुलाब की बुके और 2-3 लेटर्स भी आए हैं। पिछली बार आपको वह सब देख गुस्सा आया था तो मैंने इस बार वह सब आपके पास नहीं लाया।
रूही की बात सुन रात्रि का चेहरा गुस्से से भर गया। वह बोली, अंडरस्को अच्छा किया, तुम उन सबको डस्टबिन में फेंकवा दो। रूही जानना चाहती थी कि वह कौन है जो रात्रि को इस तरह फ्लावर्स और चॉकलेट्स भेज रहा है, लेकिन रात्रि से पूछने के लिए वह हिचकिचा रही थी। वह फिर रवीश से बात करने का सोचकर वह वहां से चली गई। वही रात्रि कोल्ड कॉफी का सीप लेते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। उसे अब सर्वाक्ष याद आने लगा था। वैसे सर्वाक्ष के गए हुए 3 घंटे ही हुआ था, लेकिन वह लड़की उसे अभी से मिस करने लगी थी। रात्रि कॉफी का सीप लेते हुए कहा, अंडरस्को मिस युवक्ष, आपके गए हुए 3 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन मुझमें अजीब सा खालीपन सा छा गया है, प्लीज कम सून। रात्रि यह सब बोल ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। रात्रि की नजर फोन के स्क्रीन पर गई। कॉल उसका बीस्ट हस्बैंड का ही था। रात्रि ने जल्दी से कॉल पिक किया तो उधर से सर्वाक्ष ने कहा, अंडरस्को मिस योर टू बीवी, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने यह ऐसा जवाब दिया था जैसे उसने अभी अभी रात्रि की सारी बातें सुन लिया हो। रात्रि कुछ पल अपने जगह में ही जम सी गई। वह फिर आसपास अपने नजरें दौड़ाते हुए सर्वाक्ष से बोली, अंडरस्को आपको कैसे पता चला कि मैं अभी आपको ही मिस कर रही थी, उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने मुस्कुराया, फिर पहेली में जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बीवी, कब क्या सोचती हो, कब तुम्हें मेरी याद आती है सब, और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। रात्रि बोली, अंडरस्को एक एक पल भी मुझसे आपके बिना काटा नहीं जा रहा है अक्ष, आप प्लीज आज ही लौट जाए ना। रात्रि की बात सुन उधर से सर्वाक्ष एकदम से खामोश रह गया। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष से फोन पर बात कर रही थी। सर्वाक्ष से गए हुए अब तक सिर्फ 3 घंटे ही बिता था, लेकिन रात्रि से एक एक पल भी उसके बगैर काटना मुश्किल सा हो रहा था। ये पहली बार था सर्वाक्ष का इस तरह उसे छोड़कर काम पर जाना। वह कब तक लौटेगा ये भी सर्वाक्ष ने रात्रि को बताया नहीं था, जिस वजह से रात्रि थोड़ा बेचैन भी थी। बीवी, मैंने कहा ना, मैं जल्द आने का पूरा कोशिश करूंगा। उधर से सर्वाक्ष ने भारी मगर अजीब सी कशमश से भरी डगमगाती आवाज में बोला। सर्वाक्ष से भी रात्रि से दूर नहीं रहा जा रहा था। वह खुद इस वक्त अजीब सा खालीपन महसूस करते हुए रात्रि को मिस कर रहा था। तो ऐसे में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि को कैसे शांत करे। सर्वाक्ष का डगमगाती आवाज सुन रात्रि को भी समझ आ गया था कि सर्वाक्ष को भी इस वक्त उतना ही तकलीफ हो रहा है जितना उसे सर्वाक्ष से दूर रहने से हो रहा था। वह बोली, अंडरस्को आपने कुछ खाया, उद्धरण चिन्ह। उधर से सर्वाक्ष उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे अपना ही सवाल करते हुए पूछा, अंडरस्को तुमने कुछ खाया और दवाई ली ना तुमने, उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडरस्को हाँ, दादू और दादी ने जबरदस्ती मुझे नाश्ता भी कराया और आपके बताए हुए सारे दवाई भी खिलाया है। बोलते हुए रात्रि के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सुबह रूही से बात कर रात्रि जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना खाए पिए ही घर से बाहर निकल रही थी। लेकिन रुक्मणी और भावेश ने उसे बिना खाए घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दिया था। सर्वाक्ष आते वक्त उनसे कहा था कि रात्रि का ख्याल रखे। अगर सर्वाक्ष उन्हें नहीं भी कहता तो भी वह लोग उसका ख्याल रखते, क्योंकि रात्रि उन्हें सर्वाक्ष जितना ही प्यारी थी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष से बात करने के बाद रात्रि ने कॉल काटा और अपने काम करने लगी। वहीं ऑफिस के बाहर रात्रि के कहने पर रूही वह सारे चॉकलेट्स, फ्लावर्स से भरे बुके और 2-3 लेटर्स ऑफिस के बाहर फेंककर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वहां सर्वाक्ष के 2-3 गार्ड्स आए, फिर उन सारे चीजों को उठाकर सर्वाक्ष के केबिन की तरफ ही चले गए। शाम का वक्त। रात्रि ऑफिस का काम खत्म कर घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में खड़ी अपने कार के पास जा रही थी। की तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो अपने स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे रूही ज्यादा ही परेशान लग रही थी। रात्रि उसके पास जाकर पूछी, अंडरस्को क्या हुआ रूही, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो, उद्धरण चिन्ह। तभी रूही बोली, अंडरस्को आज मेरा ये स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है रात्रि, थोड़ी देर पहले डैड का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि माँ का तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ही घर आ जाना, लेकिन यह, उद्धरण चिन्ह। रूही अपनी बात पूरा भी करती उससे पहले ही रात्रि बोली, अंडरस्को इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन आप, रूही थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन रात्रि ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ कार के पास ले गई। रूही अब उसकी देवरानी बनने वाली थी, तो रात्रि उसके लिए इतना भी नहीं करती। थोड़ी ही देर में रात्रि का कार रूही के अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। रूही कार से बाहर आते हुए बोली, अंडरस्को थैंक्स रात्रि, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।
रात्रि ने बस मुस्कुराया, फिर रूही का अपार्टमेंट देखने लगी। एल अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वह अपार्टमेंट काफी था। एल रूही फिर अंदर जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि तभी एक 10 साल का लड़का साइकिल चलाते हुए आकर रूही से टकरा गया। आह! पूर्ण विराम। रूही धड़ाम से नीचे गिर गई। वह लड़का रूही को उठाने के बजाय तेजी से साइकिल चलाते हुए वहां से चला गया। रूही उद्धरण चिन्ह। कार में बैठी रात्रि रूही और उसके अपार्टमेंट को ही देख रही थी। एल उसे इस तरह गिरता देख रात्रि जल्दी से उसका नाम लेते हुए बाहर चली गई। वही रूही करहाते हुए उठकर खड़ी हुई, फिर अपने पास आ रहे रात्रि से कुछ कहने को हुई कि तभी रूही और रात्रि के बीच में हवा की तरह एक स्कॉर्पियो कार आकर रुका। रूही कुछ समझ पाती उसी तेजी से वह स्कॉर्पियो कार वहां से चला भी गया, लेकिन अब वहां से रात्रि गायब हो गई थी। ये सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि रूही को अपने पलके झपकाने तक का भी वक्त नहीं मिला था। रात्रि उद्धरण चिन्ह। रूही आसपास रात्रि को देखी, लेकिन रात्रि ना उसे उसके कार के पास दिखी और ना ही आसपास। तो रूही को यकीन हो गया कि वह स्कॉर्पियो कार में आए हुए लोग ही रात्रि को ले गए। रूही जोर से हवा को चीरते हुए भाग रही उस स्कॉर्पियो कार को देख रात्रि का नाम चिल्लाए। रात्रि रात्रि उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि का कार और उसके पीछे ही 2-3 और कार उस स्कॉर्पियो कार के पीछे भाग गए। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वह जल्दी से अपना फोन निकाला कर रवीश को कॉल की, लेकिन उधर से रवीश का कॉल ऑफ था। रूही ने सर्वाक्ष को कॉल किया। सर्वाक्ष ने एक ही रिंग में कॉल पिक कर उससे बेचैनी से मगर गुस्सैल आवाज में पूछा, उस कार का नंबर क्या है रूही? उद्धरण चिन्ह। रूही इतना शॉक्ड हो गई थी कि उसे उस स्कॉर्पियो कार का नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला था। वह रोते हुए बोली, बॉस, वह स्कॉर्पियो कार ज्यादा ही तेजी से निकाला तो। उद्धरण चिन्ह। रूही ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि उधर से सर्वाक्ष ने कॉल काट दिया था। वही उस स्कॉर्पियो के बैक सीट पर बैठी रात्रि चिल्ला तक नहीं रही थी। वह बस हैरानी से अपने बगल में 2 दरिंदों को देख रही थी जिसे पिछले जन्म में उसे मौत का घाट उतार दिए। वह दोनों वही थे जो पिछले जन्म में उस सुनसान रास्ते में उसे बेरहमी मार डाला था। कोई हॉकी के स्टिक से वार किया था तो कोई बेरहमी से उसके पेट पर लात मार था। रात्रि का चेहरा देखते ही देखते पसीने से थरबतर हो रहा था। उन दोनों दरिंदों को देख रात्रि को अपने ही मौत का नज़ार याद आने लगा। कहीं इस जन्म में भी रात्रि का मौत इन्हीं दरिंदों के हाथों से नहीं लिखा। नहीं नहीं, वह मरना नहीं चाहती। वह सर्वाक्ष से इस बार भी दूर नहीं रह सकती। वही वह दोनों लड़के अपने बियड पर उंगलियां फिराते हुए रात्रि की गोरा बदन किसी हवसी के तरह देख रहे थे। और रात्रि का खूबसूरत देखकर बार बार उनके होंठ सूख रहे थे, तो वह लोग अपने जीभ फेरते हुए अपने होंठ को गिला कर रहे थे। रात्रि इस वक्त पूरी तरह कांप रही थी। रात्रि चिल्ला रही थी ये देख वह दोनों उसके मुंह पर ना ही हाथ रखा था और ना ही उसके हाथ पैर बांधा था। लेकिन रात्रि ने अचानक से बेहद दर्द से ऐसा चिल्ला उठी जिससे वह लड़के एक पल के लिए दंग रह गए। सर्वाक्ष उद्धरण चिन्ह। रात्रि का आवाज इतना कर्कश और दर्दनाक था कि जैसे रात्रि इस वक्त मौत के करीब खड़ी हो। उसका दर्दनाक चिक बिल्कुल वैसा ही था जब वह कल उस सुनसान रास्ते में सर्वाक्ष की कार में चिल्लाई थी। रात्रि लगातार सर्वाक्ष का नाम चिल्लाए जा रही थी। वही वह दोनों लड़के हैरानी से रात्रि को देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का रात्रि के गाल पर बेरहमी से थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रात्रि का गाल एक तरफ झुक गया। लेकिन अगले ही पल वह दूसरा लड़का रात्रि के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भरकर गुस्से से कहा, जस्ट शट अप यू बिच। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि बिना रुके सर्वाक्ष का नाम चिल्लाए जा रही थी। रात्रि को पता था कि सर्वाक्ष इस वक्त शहर में नहीं है, लेकिन रात्रि का मन कह रहा था कि उसकी एक एक चिक भी सर्वाक्ष को सुन रहा है। वह जानता है कि वह इस वक्त कहाँ है, किस हाल में। रात्रि का चिल्लाना स्कॉर्पियो में बैठे हुए 4 लोगों को ज्यादा ही इरिटेट कर रहा था। वह लोग रात्रि के मुंह पर नैपकिन बांधने लगे, लेकिन तभी उस स्कॉर्पियो कार को 4 कारा कर घेर लिया। अचानक से स्कॉर्पियो कार में बैठे हुए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया था। वह कार को यू टर्न लेने का सोचा, लेकिन पीछे से एक ब्लैक कार आकर टोका तो वह स्कॉर्पियो सीधे जाकर सामने खड़ी ब्लैक कार को टोक दिया। रात्रि छटपटाते हुए स्कॉर्पियो को घेरे हुए 4 ब्लैक कार को ही देख रही थी। उसको घेरे हुए चारों ब्लैक कार में काले यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन वह लोग सर्वाक्ष के बॉडीगार्ड्स नहीं थे। रात्रि अंदर ही अंदर अब डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन लोगों से कैसे बचकर निकलेगी। स्कॉर्पियो में बैठे वह दोनों दरिंदे उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं ये रात्रि को पता था, क्योंकि पिछले जन्म में रात्रि को उनके काले धंधे के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन रात्रि को ये समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े 4 ब्लैक कार किसके हैं। वह उसे बचाने आए हैं या उसे नुकसान पहुंचाने।
रात्रि मन ही मन ये प्रे करने लगी थी कि उसके पास उसके अक्ष को भेज दे। एल पल पल उसका खबर रखने वाले उसके बीस्ट हस्बैंड को अब तक खबर भी मिल चुकी थी और वह उसे ढूंढते हुए निकला भी था। दूसरी तरफ समुंदर के बीचों बीच खड़ी जहाज में सर्वाक्ष बेचैनी और डर से छटपटा रहा था। एल वह बार बार घड़ी में टाइम देखते हुए आसमान की ओर देख रहा था। सर्वाक्ष का ओरा इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। एल वह गुस्से से कांप रहा था। एल तभी उसके पास रवीश आकर उसके कान में कुछ कहा तो सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया। उतने में ही उन्हें आसमान में उड़ रही एक प्राइवेट जेट की आवाज सुनाई दी। एल देखते ही देखते वह प्राइवेट जेट उस बड़े से जहाज में आकर लैंड हुआ। सर्वाक्ष गुस्से से जाकर जेट में बैठ गया। एल वही रवीश ध्रुव को कुछ इशारा कर जाकर सर्वाक्ष के बगल में बैठ गया तो उनका वह प्राइवेट जेट फिर से उड़ाना भरा। वही उस कापियों में बैठी रात्रि अभी भी चिल्लाते हुए रोए जा रही थी, लेकिन उसके जुबान में सिर्फ सर्वाक्ष का ही जिक्र था। एल वह सर्वाक्ष को ही आवाज लगाते हुए रोए जा रही थी। तभी सामने खड़े ब्लैक कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे एकांश ने स्कॉर्पियो के ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी पर गोली चला दी। एल वह ड्राइवर इस वक्त आसपास घूम रहे कास को ही नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसके सीने में आकर गोली लग जाएगा। एकांश ने एक साथ 3 गोली चलाई थी और वह आदमी देखते देखते ही दम तोड़ दिया। एल वही रात्रि के बगल में बैठे 2 लोग भी अपने जेब से गन निकालकर बॉडीगार्ड पर हमला कर रहे थे। लेकिन 20 से भी ज्यादा वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड को 3 लोग हैंडल नहीं कर सकते थे। जल्दी ही वह तीनों एकांश के आदमियों के पकड़ में आ गए। वही एकांश जल्दी से कार से बाहर आकर रात्रि के पास भागा। रात्रि सब कुछ हैरानी से देखते हुए रो रही थी। तभी एकांश उसके मुंह पर बांधे हुए नैपकिन को खोलते हुए कहा, अंडरस्कोर शांत हो जाओ रात्रि, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। बोलते हुए एकांश रात्रि का गाल को छूने को हुआ जहां उस लड़के के हाथों की निशान बैठ गए थे। तभी रात्रि गुस्से से उसका हाथ झटकाकर चिल्लाकर बोली, अंडरस्कोर डोंट टच मी, छोड़ो मुझे प्लीज। कौन हो तुम लोग? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का इस तरह हाथ झटकाने से एकांश अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहा, अंडरस्कोर ऑफ जस्ट रिलैक्स। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि अभी भी रोए जा रही थी। उसका हालत अब तक पूरी तरह खराब हो गया था। एकांश उसे अपने साथ ले जाने आया था। लेकिन रात्रि के साथ जबरदस्ती वह कर नहीं सकता था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए जल्दी से रात्रि के गर्दन में हाथ डालकर उसके नस को जोर से दबा दिया तो रात्रि देखते देखते ही बेहोश हो गई। एकांश रात्रि को जल्दी से अपने गोद में उठाया, फिर अपने कार के बैकसीट पर उसे आराम से लेटाकर रिजुल को कॉल कर कहा, अंडरस्को काम हो गया अंकल, मैं रात्रि को लेकर आ रहा हूँ। एकांश की बात सुन उधर से रिजुल का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह बेहद एक्साइटेड होकर बोला, अंडरस्को जल्दी आओ एकांश, मुझे अपनी बेटी को। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपने खुशी को जाहिर कर आगे बोल ही रहा था कि तभी एकांश ने कहा, अंडरस्को अंकल आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए, मैं रात्रि को लेकर आ ही रहा हूँ। बोलते हुए एकांश ने कॉल काटा, फिर कार में रखे हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर धीरे धीरे रात्रि के गाल पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। वही रिजुल ठाकुर एकांश की बात सुन अपने जगह में ही जम गया था। एकांश का कहने का क्या मतलब था? कहीं रात्रि को कुछ नहीं, उसकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एकांश ने ऐसा क्यों कहा? यही सब सोचते हुए रिजुल ने डॉक्टर को कॉल कर अपने मेंशन बुला लिया। करीब आधा घंटे बाद एकांश का कार आकर ठाकुर मेंशन के सामने रुका। एकांश पहले कार से बाहर आया, फिर रात्रि को आराम से अपने गोद में लिए बाहर आया। रिजुल मेंशन के बाहर ही इधर से उधर टहलते हुए बेसब्री से एकांश का आने का इंतजार कर रहा था। वह एकांश को आता देख भागते हुए उसके पास गया। फिर उससे कुछ पूछता कि तभी उसकी नजर उसकी बेटी पर गई। रात्रि के लाल मटोर चेहरे पर लंबे लंबे उंगलियां ऐसे चाप गए थे कि उसमें से बूंद बूंद खून भी नजर आ रहा था। रिजुल का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वह गुस्से से एकांश को देखने लगा तो एकांश ने कहा, अंडरस्को हमारे पहुंचने से पहले ही वहां। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एकांश उसे डिटेल में बताते हुए रात्रि को लेकर सीधे अंदर चला गया। वही एकांश की बात सुन रिजुल का जबड़ा कस गया था। ठाकुर मेंशन। रिजुल ठाकुर और एकांश एक तक बेड पर किसी बेजान सी गुड़िया की तरह लेटी हुई रात्रि को देख रहे थे। रात्रि के मुलायम सी गाल पर जो थप्पड़ के निशान थे वह अब सूज चुके थे और भले ही उस पर ऑइंटमेंट लगाया गया था, लेकिन अभी भी खून की हल्का हल्का सा बूंदे जो अब सूखे हुए थे वह अच्छे से दिख रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरत चेहरे का नूर कहीं खोसा गया था। एकांश के कहने पर रिजुल ठाकुर ने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था और इस वक्त डॉक्टर रात्रि का चेकअप भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर रात्रि के लिए कुछ दवाई लिखकर रिजुल को देते हुए बोला, अंडरस्को देखिए मिस्टर ठाकुर, इनका कंडीशन बहुत ही नाजुक है। ऐसा लगता है ये बार बार पैनिक करते हुए बेहोश हो जाती है।
और ऊपर से यह प्रेग्नेंट भी है, तो प्लीज इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, वरना ज्यादा पैनिक अटैक होने के कारण इनका आगे चलकर मिसकैरेज भी हो सकता है। रिजुल ठाकुर एकटक रात्रि को देखने लगा। कल जब सर्वाक्ष ने उससे कहा था कि रात्रि के अंदर उसका एक और जान जुड़ा है, उसी वक्त रिजुल ठाकुर को समझ आ गया था कि उसकी बेटी मां बनने वाली है और वह नाना। भले ही उस वक्त रिजुल ठाकुर ने सर्वाक्ष से गुस्से से बात कर आया था लेकिन रात्रि की मां बनने की खबर से वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। लेकिन आज डॉक्टर की यह बात सुन उसके दिल में अब अजीब सरदर्द का लहर उठ रहा था। लेकिन उसे डॉक्टर का ये बात समझ नहीं आया कि रात्रि को बार बार पैनिक अटैक हो रहा है। लेकिन क्यों? करीब 1 घंटे बाद रात्रि को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। वह हल्के से करहाते हुए अपने आंखें खोलने को हुई कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बालों को कोई प्यार से संवार रहा है। रात्रि झट से अपने आंखें खोलते हुए बोली, अक्ष आप आ गए। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ख्याल आते ही रात्रि की मुरझा हुआ सा चेहरा पर पल भर में ही खिल उठा था, लेकिन अगले ही पल सामने बैठे रिजुल को देख रात्रि का वह खिलखिलाता चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। रात्रि डर और घबराहट से जल्दी से रिजुल ठाकुर से दूर हटते हुए बोली, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रात्रि को इस तरह डर और घबराहट से उससे पीछे हटता देख रिजुल को थोड़ा बुरा लगा। वह फिर उठकर रात्रि के करीब जाते हुए कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि गुस्से से बोली, तुम तो रिजुल ठाकुर हो न? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने पहली बार रिजुल ठाकुर को पार्टी वेन्यू में देखा था जब प्रियांश उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उस वक्त रिजुल एकांश के साथ उसके पास पहुंचा था। रात्रि को पहले तो पता नहीं चला था कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी रिजुल ठाकुर ही है जिसके पार्टी में सर्वाक्ष ने उसे अपने साथ ले गया था। लेकिन रिजुल ठाकुर ने उसका किडनैप क्यों किया? उसे यहाँ क्यों लाया है? क्या रिजुल ठाकुर का सर्वाक्ष से कोई दुश्मनी है? रात्रि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेचैनी से पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ाने लगी। रूम बहुत ही आलीशान और लग्जरियस चीजों से भरा हुआ था लेकिन रात्रि को वहां घुटन महसूस हो रहा था। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगी कि तभी रिजुल उसे रोकते हुए कहा, रात्रि बच्चा, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि मुड़कर गुस्से से चिल्लाकर बोली, हु द हेल आर यू मिस्टर? कहाँ लाए हो मुझे और क्यों? एंड डोंट कॉल मी बच्चा, यू गेट दैट माई पॉइंट? क्रोध। रात्रि को ऐसे चिल्लाता देख रिजुल थोड़ा डर गया। वह बोला, बच्चा प्लीज ऐसे चिल्लाओ मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रात्रि को अजीब सा बेचैनी होने लगा था। उसका दिल इस वक्त चिक चिक कर रोते अपने बीस्ट हस्बैंड को आवाज लगाना कह रहा था लेकिन क्या उसका आवाज उस तक पहुंच पाएगा? रात्रि बोली, लेट मी गो प्लीज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि डोर के पास जाने को हुई कि तभी रिजुल ठाकुर ने सख्ती से कहा, तुम अब यहां से कभी नहीं जा सकती रात्रि। रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह मुड़कर गुस्से से रिजुल ठाकुर को घूरने लगी। तभी रिजुल उसके सामने आकर उससे कहा, तुम? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने इतना कहा ही था कि रात्रि ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलकर चिल्लाते हुए बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का इस तरह धक्का देने की वजह से रिजुल थोड़ा पीछे जाकर गिरने को हुआ था लेकिन वह पास में रखे हुए टेबल के सहारे लिए खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। वह फिर लाचारी में रात्रि को देखने लगा। तभी रात्रि गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं यह तबाही मचा दूंगी मिस्टर रिजुल ठाकुर। एंड आई एम श्योर अब तक मेरे सर्वाक्ष को आपके कारनामे के बारे में पता भी चल गया होगा। अगर वह यहाँ आए तुम्हारा पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, उनके आने से पहले मुझे यहाँ से जाने दो। रात्रि की यह धमकी भरा बात सुन रिजुल पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि उसके होठों पर घमंड से भरी तिरछी मुस्कान आ गया था। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक माफिया डॉन था। उसका नाम ही काफी था जिसे सुनकर किसी का हालत खराब हो जाना था। वैसे आज तक उसका टक्कर सर्वाक्ष खुराना से नहीं हुआ था लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह सर्वाक्ष खुराना के पावर से कम है। रात्रि गुस्से से रिजुल को घूर रही थी लेकिन रिजुल को स्माइल करता देख उसे और डर लगने लगा। वह बोली, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि का आवाज रूंधला सा हो गया था। वही रिजुल उसके करीब जाते हुए फिर से कहा, तुमसे मिलने, तुम तक पहुंचने 1-2 दिन नहीं, मैंने पूरे 21 साल का इंतजार किया है रात्रि, और अब जाकर मुझे तुमसे मिलने का कोई मौका मिला है। रिजुल ठाकुर की यह बात रात्रि को कुछ समझ नहीं आया था। यह आदमी उससे क्या कह रहा है और वह उसका 21 साल तक का इंतजार क्यों किया? यह उसका कौन है जो उसके लिए इतना इंतजार कर गया?
रात्रि इस वक्त कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी। उसे बस इस वक्त सर्वाक्ष चाहिए था। एल उसके बाहों में समाकर वह उसके कैद में महफूज रहना चाहती थी। एल वह रिजुल से गुस्से से बोली, अंडरस्को आई सेड लेट मी गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपना सर नामे हिलाकर कहा, अंडरस्को मैंने कहा न बच्चा, अब तुम यहां से नहीं जा सकती। क्यों क्यों क्यों? कौन है आप मुझे रोकने वाले? मुझे यहां से जाना है, मेरे अक्ष के पास जाना है, सुना आपने? रात्रि चिल्लाते हुए बोली। फिर डोर के पास जाकर डोर ओपन करने को हुई कि तभी रिजुल ने दर्द भरी आवाज में कहा, अंडरस्को अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो भी तुम जाना चाहोगी। उद्धरण चिन्ह। रात्रि हैरानी से मुड़कर रिजुल को देखने लगी। एल रिजुल की आंखें अब नम हो गए थे। एल वह अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ रात्रि। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पिता। रात्रि रिजुल को देख धीमी स्वर में गुनगुनाकर बोली। एल रिजुल ने सुन लिया और उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि अपने चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान लिए बोली, अंडरस्को पिता। हाँ मिस्टर रिजुल यू आर अ मिस्टेकन। मैं एक अनाथ हूँ। रात्रि ने जैसे ही ये लास्ट लाइन कहा रिजुल के दिल में कुछ चुभन सा महसूस हो गया। एल वह कभी अनाथ नहीं थी, वह उसके लिए हमेशा था। एल लेकिन रात्रि के सामने आने का उसे हालत ने कोई मौका नहीं दिया था। एल लाड प्यार करके अपना बाप होने का फर्ज निभाने का हक उसके नसीब ने उससे छीन लिया था। रिजुल ने कहा, अंडरस्को रात्रि मुझे एक्सप्लेन करने दो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान रात्रि के दिल में अपने बाप के लिए जो नफरत और गिन भरी भाव है वह बयां कर रही थी। एल वह रिजुल की बात को बीच में रोककर पूछी, अंडरस्को क्या आप मेरे माँ के साथ तब थे जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल का जवाब रिजुल के पास बिल्कुल नहीं था। एल वह उसे कुछ कहना चाहा तभी रात्रि अपने चेहरे पर उसी व्यंग भरा मुस्कान लिए नफरत से खुद ही जवाब देते बोली, अंडरस्को नहीं एल। क्या आप तब थे जब मैंने पहली बार मेरी माँ को मम्मा कहा था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल का जवाब भी रिजुल ठाकुर के पास नहीं था। एल वह एकदम स्पीचलेस होकर रात्रि को देख रहा था। एल और उसे जवाब न देता देख रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। वह उसे फिर से खुद ही जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को नहीं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने फिर से नफरत के साथ उससे एक और सवाल किया, अंडरस्को मेरे लिए ये जानना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने मेरे लिए अब तक क्या किया, लेकिन आपने मेरी माँ को बचाया जब वह मुझे दुश्मनों से बचा रही थी और मुझे बचाते बचाते मर गई। आप उस वक्त कहाँ थे मिस्टर रिजुल ठाकुर? कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। लास्ट लाइन रात्रि ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा था। एल वही रिजुल ठाकुर की आंखें अब तक आंसुओं से भर गए थे। एल रात्रि की एक एक बात भी उसके दिल में किसी कंजर की तरह चुभ सी गए थे। एल वह उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को रात्रि मैं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उससे बोली, अंडरस्को आप मेरे पिता नहीं हैं मिस्टर रिजुल ठाकुर, और मुझे पिता की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे पास मेरा अक्ष और मेरा परिवार है। रात्रि की बातें अब रिजुल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एल वह रात्रि के दोनों हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, अंडरस्को रात्रि मुझे अपनी बात बोलने तो दो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने गुस्से से उसका हाथ झटका दिया। एल वही रिजुल को अब अपनी बात कहना ही था। अगर वह अभी भी नहीं कहता तो सामने खड़ी उसकी बेटी उसे कभी अपनाने वाली नहीं थी। एल वह बोला, अंडरस्को मैं और किंजल हम दोनों अनाथालय में साथ साथ बड़े हुए थे। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद भी करते आए थे, एक साथ स्कूल कॉलेज किया। लेकिन जब मैं स्कूल में था तब मुझे एकनाथ ठाकुर ने गोद ले लिया, जो पूरे रशिया माफिया को चलाता था। मैंने यह बात किंजल को नहीं बताया और इस बात के साथ ही हम दोनों बड़े हुए और वैसे ही हमारी भावनाएं भी एक दूसरे के लिए बड़ी होती गई। एल हमने डेटिंग शुरू की, लेकिन एक दिन किंजल को मेरे बारे में सब पता चला कि माफिया का आदमी हूँ, मौत का देवता हूँ जो रशिया के पूरे माफिया वर्ल्ड को नियंत्रित करता हूँ। एल मैंने किंजल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी और आखिर में मुझे उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वह उस समय प्रेग्नेंट भी थी। कुछ महीनों के बाद मुझे उसका एक लेटर और उसकी एक तस्वीर मिली। वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने उस लेटर में कहा था कि यह बच्चा हमारे प्यार का प्रतीक है और मैं इसका हमेशा रक्षा करूंगी। एल मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पल पल किंजल का लौटने का इंतजार कर रहा था। एल और उस लेटर के जरिए मुझे पता चला कि किंजल को भी मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा है। लेकिन हालत ऐसे थे कि मैं चाहकर भी किंजल को उस वक्त अपने पास ला ना नहीं सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो किंजल और उसके पेट में पल रही तुम दुश्मनों के नजरों में आ जाते।
कुछ दिनों बाद मुझे फिर से एक छोटी बच्ची का तस्वीर मिली जो अभी अभी पैदा हुई थी और उसके साथ लेटर भी था। वह मुझे किंजल ने ही भेजा था, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत बाप साबित हुआ कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में तक नहीं उठा सका। वह हमेशा मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजती थी रात्रि, मैं उनसे ही खुश था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ माफिया को किंजल के बारे में पता चल गया। मेरे दुश्मन किंजल पर गंदी नजर डालकर उसे पाने की कोशिश करने लगे ताकि वे मुझे धमका सकें। किंजल तुम्हारे साथ भाग गई, लेकिन मेरे दुश्मनों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने तुम्हें अनाथालय में छोड़कर किंजल वहां से भाग गई ताकि तुम तक कोई न पहुंच सके। लेकिन मेरे दुश्मन ने किंजल को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। ये सब कुछ होने से मैं रोक नहीं सका, मैं उसकी रक्षा करने में असफल रहा बच्चा। लेकिन मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता था, इसीलिए मैं उन सारे दुश्मनों को खत्म करता गया जो मेरी किंजल को खत्म किया था। मुझे पता है कि अनाथालय में तुम्हें बहुत कठिनाई हुई होगी, लेकिन तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, उस अनाथालय को ही तोड़ फोड़ कर डाला था। और जितने भी बच्चे उस अनाथालय में थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कराया गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारा पता मिलने इतना वक्त लग गया बच्चा। रिजुल की बात सुन रात्रि अपने जगह में ही जम सी गई थी। वही रिजुल अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडस्को किंजल के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं था, वो मेरे दिल की रानी थी और आज भी मेरी रानी ही है। रात्रि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह में सर्वाक्ष का प्राइवेट जेट आकर लैंड हुआ। रवीश ने पहले ही सर्वाक्ष के असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया था, तो उस सुनसान जगह में सर्वाक्ष का असिस्टेंट कार लिए उनका ही वेट करते खड़ा था। सर्वाक्ष गुस्से से कार में आकर बैठ गया। वही पैसेंजर सीट पर रवीश बैठते हुए कहा, अंडस्को अक्ष, हम भाभी को अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? आई विश उनके साथ उद्धरण चिन्ह। रवीश अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही सर्वाक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस्को ठाकुर मेंशन चलो। रवीश नासमझी में सर्वाक्ष को देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि ठाकुर मेंशन रिजुल ठाकुर का मेंशन है। रवीश के हाथों की मुट्ठी भींच गए। वही उनका कार अब ठाकुर मेंशन के लिए निकल गया। रात्रि रोते हुए बस अपने सामने खड़े रिजुल ठाकुर को देख रही थी। किंजल को याद कर उस आदमी का दिल इस वक्त बुरी तरह रोने लगा था। किंजल को वह दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन किंजल उसका माफिया होने का सच जानकर उससे दूर चली गई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब किंजल को रिजुल का याद सताने लगी, जब उसे एहसास होने लगा कि वह रिजुल के बगैर नहीं रह सकती, तब तक बहुत देर हो चुका था। काश किंजल कभी रिजुल से अलग नहीं होती तो वह रिजुल के बनाए हुए सुरक्षित महल में रह जाती, जहां किसी की भी गंदी नजर उस पर या रात्रि पर कभी नहीं पड़ ही नहीं सकता था। लेकिन उसने गलती कर दिया था और उस गलती की एहसास भी उसे हुआ भी तो तब जब उसका और रात्रि का जान खतरे में आ गया था। और आखिर में उसने अपना जान गंवाकर रात्रि को अनाथ करना पड़ा था। वही रात्रि को भी इस वक्त अपनी मां किंजल याद आ रही थी। किंजल के साथ उसकी ज्यादा यादें नहीं बने थे, लेकिन जब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था तब उसकी मां उससे मिलने चुपके चुपके से अनाथालय आ जाया करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी मां को देखने का नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मां की हत्या कर दिया गया था। रात्रि रोते हुए वही फर्श पर बैठ गई। तभी रिजुल उसके करीब आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। रात्रि उससे मासूमियत से पूछी, अंडस्को कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या मेरी मम्मा? उद्धरण चिन्ह। रिजुल हैरानी से रात्रि को देखने लगा। क्या रात्रि ने उसे माफ किया, उसे अपना लिया? असल में रात्रि का इस वक्त मूड स्विंग हो रहा था। जो प्रेगनेंसी में ये सब होना कॉमन था। रात्रि गुस्से से चिल्ला चिल्लाकर अब थक सी गई थी। या यूं कहे कि अब उसके पास किसी से भी बहस कर वहां से भाग जाने का ताकत नहीं रहा था। रिजुल ने उससे कहा, अंडस्को तुम किंजल की कॉमन कॉपी हो बच्चा, बस तुम्हारे आंखें नीली हैं, बाकी होंठ नाक ये चेहरा सब किंजल का ही लगता है। रात्रि हल्के मुस्कुराते हुए आंसुओं से भरा अपने चेहरा छूने लगी। उसे पता था वह बिल्कुल उसकी मां पर ही गई है, क्योंकि रात्रि के पास उसकी मां किंजल का तस्वीर था, लेकिन अनाथालय पर हुई हमले के वजह से उसने किंजल का तस्वीर सालों पहले ही खो दिया था। रात्रि ने रिजुल से पूछा, अंडस्को क्या आपके पास मम्मा के तस्वीर है? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने जल्दी से अपने फोन निकालकर किंजल की तस्वीर ओपन कर रात्रि को दिखाया। रात्रि ने उसके हाथ से फोन लिया, फिर आंखों में नमी लिए किंजल की तस्वीर देखने लगी। किंजल के साथ रिजुल के भी बहुत सी तस्वीर थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि रिजुल ही उसका बाप है। लेकिन रात्रि को रिजुल पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है रिजुल किंजल का नाम लिए उसे ट्रैप कर रहा हो सकता है रिजुल सर्वाक्ष से कोई बदला ले रहा हो, क्योंकि सर्वाक्ष के कम दुश्मन नहीं थे।
रात्रि किंजल की तस्वीर देखते हुए उठी, फिर बेड पर जाकर बैठने को हुई कि तभी उसकी नज़र बेडशीट पर गई जो पिंक कलर का था। वह गुस्से से रिजुल को घूर कर बोली, अंडरस्को आई जस्ट हेट दिस पिंक कलर, चेंज इट। रिजुल ने एक नज़र बेडशीट को देखा, फिर ना समझी में रात्रि को देख पूछा, अंडरस्को मुझे लगा लड़कियों को पिंक कलर पसंद है तो। उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ा क्योंकि रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उससे बुरी तरह घूरने लगी थी। वह गुस्से से चिल्लाए, अंडरस्को डू एज आई सेड, जैसा मैंने कहा वैसा करो। रिजुल ने कहा, अंडरस्को ओक ओक रिलैक्स बच्चा, ये सब मैं अभी चेंज करा दूंगा। रात्रि चुपचाप जाकर सोफे पर अपने दोनों पैर फोल्ड कर बैठ गई। वही रात्रि का कोल्डनेस देखकर रिजुल ने अपने मन में कहा, अंडरस्को मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सैल लग रही है। इसका कोल्डनेस देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ शक्ल से ही किंजल की तरह मासूम दिखती है, बाकी इसका नेचर गुस्सा सब मुझ पर गया है। सोचते हुए रिजुल के होंठों पर घमंड भरा स्माइल आ गया था। रात्रि का इस तरह अचानक से ऑर्डर भरी टोन सुन रिजुल को बुरा नहीं लगा। वह उसकी बेटी थी, वह हक से उस पर चिल्लाते हुए उससे कुछ भी मांग रख सकती थी। लेकिन ये कोल्डनेस रात्रि पर सर्वाक्ष का असर से हुआ था। वह सर्वाक्ष के साथ रहते रहते उसके जैसे ही बन गई थी। वही रात्रि पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर गई जो छोटी बच्ची के लग रहे थे। रात्रि उठकर जाके उन तस्वीरों को देखने लगी। तभी रिजुल उसके पास जाते हुए कहा, अंडरस्को ये सब तुम्हारे ही तस्वीर है बच्चा, मुझे ये सब किंजल ने भेजा था। बोलते हुए रिजुल रात्रि के तस्वीरों को देखने लगा जो रात्रि के बचपन के थे। रात्रि ध्यान से उन तस्वीरों को देख रही थी। रिजुल ने उसके तस्वीरों को ज्यादा ही संभाल कर रखा था। रात्रि अपना सर घुमाकर फिर रिजुल को देखने लगी। क्या यह आदमी उसका ही पिता है? रात्रि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अक्ष के अलावा उसका कोई फैमिली भी है। अक्ष के अलावा भी वह आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर सकती है। रात्रि का इस तरह खुद को देखता देख रिजुल उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उससे बेरुखी से बोली, अंडरस्को मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। रिजुल मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को हाँ बच्चा, क्या खाना चाहोगी तुम? बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लाऊंगा। रात्रि को रिजुल से कुछ भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रहा था। उसे देख उसके दिल में अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगा था। क्या उसे इस इंसान को अपना बाप मान लेना चाहिए? इस पर विश्वास कर लेना चाहिए? रात्रि खोए अंदाज में उससे जवाब में पूछी, अंडरस्को आप मेरे लिए कुछ भी बना दोगे? उद्धरण चिन्ह। रिजुल उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अंडरस्को हाँ बच्चा, क्या खाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रिजुल का छुअन रात्रि को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अजीब सा उसे अपनापन महसूस हो रहा था। वह थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसके हाथ हटाकर ऑर्डर भरी लहजे में बोली, अंडरस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, कोई भी फ्लेवर का केक। कंजूसी करते हुए एक एक ही मत लाइएगा, मुझे सब बाउल भर भर के चाहिए। रिजुल उसका फास्ट फूड का पिटारा सुन उसे ही हैरानी से देखने लगा। उसकी बेटी को हेल्थी फूड का ये भी पता है? क्या सर्वाक्ष उसकी बेटी के हेल्थ के बारे में बिना सोचे ये सब उसे खिलाता है? रिजुल को अभी भी अपने जगह में ही खड़ा देख रात्रि गुस्से से बोली, अंडरस्को क्या सोच रहे हैं आप? जाए मेरे बताए हुए सब बना कर लाइए, मुझे भूख लगी है। रिजुल रात्रि को इस वक्त कुछ भी मना नहीं करना चाहता था, तो वह चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही उसके जाते ही रात्रि रिजुल के फोन से ही सर्वाक्ष का नंबर डायल कर उसे एक मैसेज ड्रॉप किए। सर्वाक्ष, आपको सच में अब मुझसे प्यार नहीं रहा ना? मेरे किडनैप हुए अब तक पूरे 2 घंटे बीत गए और आप अभी तक मुझ तक पहुंचे नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह मुसीबत में भी इग्नोर करने की? हम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का फिर से मूड स्विंग होने लगा था। उसे सर्वाक्ष से इस वक्त ये बताना चाहिए था कि उसे रिजुल ठाकुर ने किडनैप किया है और वह इस वक्त उसी के मेंशन में है, लेकिन रात्रि को उससे इस तरह शिकायतें करनी थी। रात्रि ऐसे ही बकवास बातें टाइप करते हुए सर्वाक्ष के नंबर पर जैसे जैसे भेज रही थी, वैसे वैसे डिलीट भी कर रही थी ताकि रिजुल को पता ना चले। तभी उसे सर्वाक्ष के नंबर से एक वार्न भरा मैसेज आया जिसे पढ़ते ही रात्रि का मुंह बन गया। उधर से सर्वाक्ष ने कहा था, अंडरस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, केक, इन सारे बकवास चीजों को तुमने गलती से भी छुआ ना तो तुम्हारा खैर नहीं। रात्रि एकटक गुस्से से सर्वाक्ष के मैसेज को घूरने लगी। उसने जानबूझकर ही रिजुल को ये सब बना कर लाने कहा था, क्योंकि जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से सर्वाक्ष ने उसके फास्ट फूड पर पूरी तरह रोक टोक लगा चुका था, लेकिन उसे बार बार यही सारे चीजें खाने की मन करता था। रात्रि ने जल्दी से सर्वाक्ष का वह मैसेज डिलीट कर एक और मैसेज लिखने लगी।
आप ये क्या बकवास कर रहे हैं अक्ष? आपको इस वक्त भी मेरे खाने पीने पर नजर डालनी है। पहले आपको मुझे ढूंढ कर घर ले जाने का सोचना चाहिए, लेकिन आप। उद्धरण चिन्ह। रात्रि यह सब टाइप करते करते रुक गई एल, क्योंकि अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि सर्वाक्ष को कैसे पता चला कि उसने रिजुल को अभी फास्ट फूड बनाने कहा है। क्या सर्वाक्ष को पता है कि वह इस वक्त रिजुल के विला में है? लेकिन कैसे? वह सर्वाक्ष को पूछने के लिए डायरेक्ट उसे कॉल करने को हुई कि तभी उसके रूम का डोर खुलने का आवाज सुनाई दिया। रुआ ने जल्दी से रिजुल का फोन बेड के एक कोने में फेंक कर वह भी बेड पर बैठ गई एल। तभी रिजुल एकांश के साथ रूम में आया एल। रात्रि ने उसे देखा, उसके हाथ खाली थे एल। ये देख वह बोली, अंडरस्कोर वेयर इज माई पिज़्ज़ा बर्गर? उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपने पीछे की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ रेडी है और आ ही रहा। लेकिन रिजुल और एकांश के अलावा वहां कोई नहीं था एल। रात्रि गुस्से से रिजुल को घूरने लगी तो रिजुल हड़बड़ा गया और वह जल्दी से मुड़कर देखा, वहां सच में कोई नहीं था एल। ये देख उसकी दांत भींच गए एल। वह गुस्से से चिल्लाया, अंडरस्कोर मॉली, मॉली वेयर आर यू? उद्धरण चिन्ह। रिजुल को चिल्लाता देख एकांश बोला, अंडरस्कोर रिलैक्स अंकल, मैं देखता हूँ, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए एकांश रूम से बाहर जाने को हुआ कि तभी एक फीमेल सर्वेंट जिसका नाम मॉली था, वह हड़बड़ाते हुए अंदर आते बोली, अंडरस्कोर सॉरी मास्टर, आई एम हियर, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मौली की हाथ में एक बड़ा सा ट्रे था एल, जिसमें रात्रि के बताए हुए सारा खाना था एल। रात्रि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे बार बार सर्वाक्ष का मैसेज भी याद आ रहा था एल। रात्रि का चेहरा छोटू सा हुआ, लेकिन उसे इस वक्त ज्यादा ही भूख लग रहा था, तो वह सर्वाक्ष की बात को इग्नोर कर बिना सोचे समझे सब कुछ खाने लगी। रिजुल, एकांश, मौली तीनों ही अपने चेहरे पर हैरान भरी भाव लिए एक टक रात्रि को देखने लगे एल। रात्रि ऐसे खा रही थी जैसे वह कुछ दिन से कुछ खा ही नहीं हो। मौली अपने में ही गुनगुनाकर बोली, अंडरस्कोर ये कितना खाती है? उद्धरण चिन्ह। वही एकांश के चेहरे पर अब रात्रि को देख हल्की सी स्माइल आ गई थी एल। रात्रि की हरकत उसे बेहद क्यूट और फनी जो लग रहे थे एल। वह आगे जाकर रात्रि से पूछा, अंडरस्कोर और कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह में इस वक्त खाना भरा हुआ था एल, जिस वजह से उसका वह लाल मटौर चेहरा किसी बलून की तरह फूल गया था। एकांश को उसे ऐसे देख बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह उस पर हंसकर उसे नाराज नहीं कर सकता था। वही रात्रि एकांश को बेहद तिखी नजरों से देख रही थी एल। एकांश ने ही उन दोनों दरिंदों से बचाकर उसे यहाँ लाया था एल। वह फिर ना समझी में रिजुल को देखने लगी, जैसे वह उससे पूछना चाह रही हो कि एकांश कौन है। रिजुल को उसका देखना समझ भी आ गया था एल। वह बोला, अंडरस्कोर यह एकांश है, मेरे दोस्त का बेटा। दोस्त तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका अंश मेरे पास बिल्कुल महफूज है। रिजुल की बात पर रात्रि ने कुछ नहीं कहा एल। उसे ना एकांश से मतलब था और ना ही रिजुल से। वह बस सर्वाक्ष का इंतजार कर रही थी एल। जब तक उसे यकीन नहीं होता कि रिजुल उसका ही बाप है, तब तक वह उसे अपना नहीं सकती थी एल। वैसे उसका दिल यही कहने लगा था कि रिजुल ही उसका बाप है एल, लेकिन रात्रि को कहीं ना कहीं डर लग रहा था एल। वह सर्वाक्ष के अलावा इस दुनिया में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था एल। और ये दुनिया कितना धोखेबाज लोगों से भरा है, ये रात्रि को उसके पिछले जन्म में अच्छे से समझ भी आ गया था एल। या यूं कहे कि सब कुछ समझने के लिए उसे आखिर में अपने पिछले जन्म में अपना जान देना पड़ा था। रात्रि ने जल्दी से सारा खाना खत्म किया, लेकिन उसका भूख मिटा नहीं था एल। वह रिजुल पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर आई एम स्टिल हंग्री, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वॉट? एक साथ मौली, एकांश और रिजुल हैरानी से रात्रि को देख पूछे। खुराना मैंशन। रात्रि का मिसिंग होने का खबर सुन भावेश और रुकमणी ज्यादा ही पैनिक करने लगे थे एल। उन्हें अभी अभी गार्ड से खबर मिला था कि रात्रि जिस कार से ऑफिस के लिए निकली थी, वह कार पूरी तरह डैमेज हुई है और ड्राइवर का डेथ भी हो गया है एल। लेकिन रात्रि का कोई खबर नहीं, वह लापता है। रुकमणी और भावेश दोनों की हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे एल। रुकमणी रोते हुए अपना हालत खराब कर रही थी, तो वही भावेश उसे संभालते हुए बार बार रवीश और ध्रुव को कॉल कर रहा था, क्योंकि उन्हें सर्वाक्ष से रात्रि की मिसिंग की खबर कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन रवीश और ध्रुव उनका कॉल पिक नहीं कर रहे थे एल। ये देख भावेश बोला, अंडरस्कोर रुक, ये दोनों मेरे कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, मैं अक्ष को ही कॉल लगा। उद्धरण चिन्ह। भावेश ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि उधर से उन्हें सर्वाक्ष के नंबर से कॉल आया एल। भावेश ने जल्दी से कॉल पिक कर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अंडरस्कोर अक्ष, रात्रि बच्चा। वह बिल्कुल ठीक है दादू, आप सिर्फ दादी और अपना ख्याल रखिए, मैं उसे लेकर आधा घंटे में घर आ जाऊंगा।
उधर से सर्वाक्ष इतना कहकर कॉल को काट दिया एल, लेकिन सर्वाक्ष की यह बात सुन वह दोनों अब चैन की सांसें लेने लगे थे। एल रात्रि का इस तरह लापता होने का खबर उन्हें अंदर तक डराकर रख दिया था। एल रात्रि सर्वाक्ष और उनकी जान बन गई थी। एल अगर उसे कुछ होता तो ना सर्वाक्ष जी सकता था और ना ही वह दोनों। दूसरी तरफ सर्वाक्ष का कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए ठाकुर मैंशन के सामने रुका। वही बैक सीट पर बैठे हुए सर्वाक्ष का ऑरा किसी शैतान की तरह हो गया था। एल उसका इस वक्त ज्यादा ही गुस्से से तमतमा रहा था। एल उसके माथे पर नसें तक उबर कर नजर आ रहे थे। वह कार का डोर ओपन कर बाहर आने को हुआ कि तभी उसके कार के चारों ओर रिजुल के बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। एल वह अपना गर्दन मसलते हुए अपने तिखी नजरों को अपने चारों ओर घुमाया, फिर सामने बैठे रवीश को कुछ इशारा किया। ठाकुर मैंशन, आई एम स्टिल हंग्री, मुझे अभी भी भूख लगी है, रात्रि चिल्लाते हुए रिजुल ठाकुर से बोली। वही सामने खड़े रिजुल ठाकुर, एकांश और मौली तीनों ही एक साथ हैरानी से रात्रि को देखने लगे थे। रात्रि को अभी अभी मौली ने कम खाना लाकर नहीं दिया था। एल आसानी से उसमें 2 लोग पेट भरकर खा सकते थे, लेकिन उतना खाना रात्रि के छोटू सा पेट को भरा नहीं था। वही मौली कभी रात्रि के पेट को देखती तो कभी खाली हुई ट्रे को। एल वह फिर अपने मन में बोली, अंडस को इतना सब खाने के बाद भी ये लड़की अभी भी भूखी है। उद्धरण चिन्ह। वही एकांश भी अपने मन में मौली जैसे ही सोच रहा था। एल वह एक नजर खाली ट्रे को देखा, फिर रात्रि के पास जाकर पूछा, अंडस को आयुष्यो, तुम्हें अभी भी भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे गुस्से से घूरने लगी। एल यह आदमी उससे इस तरह सवाल कर कहना क्या चाहता है? क्या वह ज्यादा खाती है? रात्रि अपने दांत पीसते हुए उस फीमेल सर्वेंट से चिल्लाकर बोली, अंडस को मोली टोली, वेयर इज किचन? उद्धरण चिन्ह। मौली हड़बड़ाकर रूम के बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए कुछ कहने को हुई, उससे पहले ही रात्रि गुस्से से उस रूम से बाहर चली गई। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रिजुल को अपनी बेटी का बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। एल वह भी उसके पीछे ही चला गया। वही मैंशन के बाहर सर्वाक्ष का कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गया था। कार के बैक सीट पर बैठे हुए सर्वाक्ष का ऑरा किसी शैतान की तरह हो गया था। एल वह इस वक्त अपना सर टेढ़ा कर अपने गर्दन को बुरी तरह मसलते हुए तिखी नजरों से अपने कार को घेरे हुए रिजुल के बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। एल अचानक से सर्वाक्ष के कार का बोनट और डिक्की के हिस्से में ऑटोमेटिक गन्स बाहर आकर उन पर गोली चलाने लगे। रिजुल के बॉडीगार्ड्स एक्शन मोड में आकर ट्रिगर दबाने को हुए, लेकिन कार से बुलेट्स ज्यादा ही तेजी से उन पर बारिश की तरह बरसने लगे थे। सर्वाक्ष का कार बस चारों ओर घूम रहा था, जिससे उसके कार के चारों ओर घेरे हुए बॉडीगार्ड्स अब देखते ही देखते नीचे गिरते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ संभलाने का मौका ही नहीं मिला था। कुछ ही पल में वहां का माहौल एकदम से शांत हो गया। एल वही सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह कार से बाहर आकर अपना बॉडी स्ट्रेच करा, फिर सीधे विला के अंदर चला गया। वही किचन के डोर के पास खड़े रिजुल और एकांश को बाहर का इस वक्त कोई खबर नहीं रहा था। एल उन्हें रात्रि ने अनजाने में ही सही अपने में उलझा कर रख दिया था। एल वह दोनों इस वक्त हैरानी से बस रात्रि को देख रहे थे, जो फ्रिज में रखे हुए सारे खाने के चीज को थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट कर फेंकते जा रही थी। रात्रि इस वक्त अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, लेकिन रात्रि का सच में अभी भी पेट नहीं भरा था। एल उसका मन बहुत कुछ खाने को कह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुंह में चबाते ही उसे वॉमिटिंग फील हो रहा था, जिस वजह से वह आधा अधूरा खाकर नीचे फेंक रही थी। तभी एकांश ने रिजुल से कहा, अंडस्को अंकल, आपकी बेटी को कहीं हंगर इश्यू तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। एकांश के पीछे खड़ी मौली को तो रात्रि रिजुल की बेटी ही नहीं लग रही थी। एल वह रिजुल से पूछी, अंडस्को मास्टर, कहीं आप गलत लड़की को तो उठाकर नहीं लाए हैं ना? उद्धरण चिन्ह। रिजुल घूर कर उसके ओर देखने लगा तो मौली हड़बड़ाते हुए बोली, अंडस्को सॉरी मास्टर। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि का चेहरा धीरे धीरे रोनी जैसा हो रहा था। एल उसे खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन उससे कुछ भी खाए नहीं जा रहा था। एल उसे अब खुद का ही ये हालत अब इरिटेट कर रहा था। वह शांत होना चाहती थी एल, लेकिन ये सर्वाक्ष के बगैर कहाँ मुमकिन था। उसे बस सर्वाक्ष चाहिए था। एल उसका दिल अंदर ही अंदर तरस रहा था कि कब सर्वाक्ष उसके पास आएगा, कब वह उसके मजबूत बाहों में समा जाएगी। वैसे रिजुल के विला में रात्रि ज्यादा बुरा या घुटन जैसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे बस इस वक्त सर्वाक्ष चाहिए था। एल उसका वह बीस्ट हस्बैंड भले ही उस पर गुस्सा करते हुए उसे रुला देता था, लेकिन उसका वह अनकंडीशनल प्यार उसे बेहद सुकून देता था। एल वह खुद को उसमें बिना सोचे समझे खो जाती थी। एल सच में रात्रि के लिए वह बेरहम इंसान उसका सुकून था। रात्रि का दिल अंदर ही अंदर अब सर्वाक्ष को आवाज लगाने लगा था। एल और उसके रूह रूह में समा हुए सर्वाक्ष उसके पास पहुंच भी गया था।
रिजुल रात्रि के चेहरे के हाव भाव को ही नोटिस कर रहा था। रात्रि का रूवासा सा चेहरा देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसे समझ भी आ गया था कि रात्रि कुछ खाना चाहती है, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा है जिसे खाते ही उसे सुकून मिले। रिजुल उसके पास जाते हुए कहा, रात्रि बच्चा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे लिए स्वीट भी बना कर रखा था, आओ आकर टेस्ट करो। बोलते हुए रिजुल वही किचन के काउंटर पर रखे हुए एक बाउल उठाकर रात्रि के पास गया। रात्रि अब उसके और ही देख रही थी। तभी रिजुल बाउल में रखे हुए रसगुल्ला उठाकर उसे खिलाने अपने हाथ आगे बढ़ाया। रात्रि ने एक नजर उसे देखा, फिर खाने अपना मुंह खोलने को हुई कि तभी उसे वह कर्कश आवाज सुनाई दी जिसे सुनने के लिए उसके कान कब से तरस रहे थे। उसे पल पल इंतजार इसी आवाज का ही तो था। रात्रि उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही सर्वाक्ष का आवाज सुना उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से किचन से बाहर भागते हुए सर्वाक्ष का नाम बेहद बेचैनी से ली। सर्वाक्ष पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वही सर्वाक्ष का आवाज सुनते ही रिजुल के हाथ से रसगुल्ला नीचे गिर गया था जो वह रात्रि को खिलाने पकड़ा था। वही एकांश के हाथों की मुट्ठी ही भींच गए थे। वह गुस्से से फिर बाहर चला गया। वही हाल में खड़े सर्वाक्ष रात्रि को आवाज लगा रहा था कि तभी उसे रात्रि किचन से भागते हुए उसके पास ही आते हुए नजर आए। रात्रि को देखते ही सर्वाक्ष के दिल में सुकून का लहर उठ गया। वह कितना बेचैन होकर उसे देखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए तरसा था, ये वही जानता था। जब से वह बाहर गया था तब से रात्रि की एक एक बात तक सुन पा रहा था, लेकिन स्कॉर्पियो कार में रात्रि के मुंह से उसका नाम जितना दर्द और घबराहट से चिल्लाते हुए निकला था, वह सुन उसका दिल उस पल धड़कना ही भूल गया था। उसे एक पल ऐसा लगा कि उसने अपनी फूल जैसी बीवी को खो ही दिया है। सर्वाक्ष रात्रि को देख अपने बाहें फैलाने को हुआ कि अचानक से उसके आंखें सर्द हो गए। पल भर में ही उसका चेहरा एकदम से काला पड़ने लगा। वही सामने सर्वाक्ष को देख रात्रि की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह भागते हुए आकर उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लग गई। वही सर्वाक्ष का अंदर अब खून खौलने लगा था। वह गुस्से से एकांश और रिजुल को घूरने लगा। वह दोनों भी बाहर आकर सर्वाक्ष को उसकी नजरिया से ही देख रहे थे। वही रात्रि उससे लिपट कर रोए जा रही थी। तभी सर्वाक्ष रात्रि को खुद से अलग कर उसके गाल को देखते हुए बेहद सर्द आवाज में मगर धीरे से पूछा, तुम पर किसने हाथ उठाया था? इन दोनों में से कोई? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने रिजुल और एकांश की तरफ पॉइंट करते हुए कह ही रहा था कि तभी रात्रि अपना सर नामे हिलाते हुए मासूमियत से बोली, नहीं, मुझे तो उस लड़के ने मारा था, वह भी बहुत जोर से। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का रात्रि के गाल पर कितना बेरहमी से मारा था, ये रात्रि का गाल देखकर ही सर्वाक्ष को पता चल रहा था। रात्रि का वह मुलायम सा गाल जिसे सर्वाक्ष जी भर कर चूम के कभी काटते हुए उससे सताता तो कभी अपने प्यार में गिला कर डूबा देता था, लेकिन आज उसका वह गाल पूरी तरह सूज गया था। और उस पर उस दरिंदे के हाथों की निशान बुरी तरह चपसी गए थे। कहीं कहीं तो खून का बूंद भी नजर आ रहा था। सर्वाक्ष का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठा। उसके मारने से उसकी बीवी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना चिल्लाए वह। सर्वाक्ष को इस वक्त रात्रि का हालत देखकर तकलीफ भी हो रहा था और उसका गुस्सा बढ़ते भी जा रहा था। उसका चेहरा रात्रि का गाल देखकर ही काला पड़ गया था। वही रात्रि रोते हुए सर्वाक्ष को देख रही थी। तभी सर्वाक्ष उसके गाल को धीरे से छूते हुए कहा, आई एम सॉरी बीवी, मेरी लापरवाही के वजह से तुम्हें आज बहुत कुछ सहना पड़ा। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष जोर से उसे अपने आप से चिपका कर अपने कदम पीछे लेते हुए रिजुल को घूरने लगा, जो उससे रात्रि को अलग करने उनके बेहद करीब आया था। लेकिन सर्वाक्ष का रात्रि को लेकर इस तरह पीछे हटने से रिजुल का हाथ हवा में ही रह गया था। दूसरी तरफ ध्रुव का हॉस्पिटल। अब तक रात हो गया था। वही मीरा का आज नाइट शिफ्ट था। वह इस वक्त अपने कैबिन में बैठे हुए कुछ पेशेंट्स के रिपोर्ट चेक कर रही थी, लेकिन बार बार उसे डॉक्टर शालिनी की बातें याद आ रहे थे, जिस वजह से वह ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रही थी। तुम्हें सच में लगता है डॉक्टर ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता है? ही वॉन्ट ओनली सेक्स इडियट। उद्धरण चिन्ह। नया नया सा प्यार है ना, इसलिए तुम्हारा मन कुछ भी गलत सुनने तैयार नहीं है मीरा, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ यह आदमियां कैसे होते हैं। प्यार से इसीलिए पेश आते हैं क्योंकि उन्हें सेक्स चाहिए होता है। डॉक्टर शालिनी की कही हुई यह बातें मीरा के कान में बार बार गूंजते ही जा रहे थे। मीरा इरिटेट होकर सारे फाइल्स टेबल पर फटकते हुए बोली, मुझे उस शालिनी की बातें इतना याद क्यों आ रही है? मुझे पता है ध्रुव ऐसा नहीं है, वह मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन यह बातें मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह।
मीरा चिढ़ते हट ये सब बदबड़ ही रही थी कि अचानक से हॉस्पिटल के सारे लाइट्स एक साथ बंद हो गए। मीरा हड़बड़ा गई। वह जल्दी से अपने टेबल पर पड़ी फोन ढूंढते हुए बोली, अंडरस्को अचानक से हॉस्पिटल के लाइट्स कैसे चले गए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं था फिर आज। उद्धरण चिन्ह। मीरा को कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के लाइट्स कभी बंद नहीं होते और यह हॉस्पिटल ध्रुव का था और हॉस्पिटल में ऐसा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं था। लेकिन आज हॉस्पिटल के लाइट्स ऑफ होने से मीरा को कुछ गड़बड़ लग रहा था। मीरा ने अपने फोन में टॉर्च ऑन कर केबिन से बाहर चली गई। लाइट्स ऑफ होते ही हॉस्पिटल में ज्यादा ही चहल पहल था। हर कोई फोन टॉर्च लिए घूम रहा था। लेकिन दूर खड़ी शालिनी की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। ठीक 20 सेकंड बाद शालिनी की फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया। शालिनी ने तुरंत किसी को एक मैसेज ड्रॉप किया तो उसी वक्त लाइट्स ऑन हो गए। मीरा बाहर आकर हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर रही थी। लेकिन लाइट्स ऑन होते ही वह भी थोड़ा शांत होकर जनरल वार्ड में पेशेंट्स का चेकअप करने चली गई। वही शालिनी की चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखरा हुआ था। वह मीरा को देखते हुए अपने मन में बोला, अंडरस्को मम, ऑल द बेस्ट मीरा, कल का दिन तुम्हारे लिए बेहद यादगार होने वाला है। कल हॉस्पिटल में तुम्हारा आखिर दिन होगा। शालिनी हंसते हुए वहां से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रियांश बेहद सर्द नजरों से अपने सामने खड़े उदय को देख रहा था। जो इस वक्त पसीना पसीना हो चुका था। उदय इस वक्त किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उधर से उसका कोई कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। तभी प्रियांश ने कहा, अंडरस्को मम, इस बार भी तुमने काम को ठीक से अंजाम नहीं दिया। सर्वाक्ष खुराना की बीवी और रिजुल ठाकुर की बेटी तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसते फंसते बच गई। प्रियांश ये सब गुस्से से नहीं बल्कि नॉर्मल वे में कह रहा था। जैसे उसे पहले से ही पता हो कि इस बार भी उसका काम होने से नहीं रहा। क्योंकि वह जानता था उसके सामने उसके दो दुश्मन खड़े थे। एक सर्वाक्ष खुराना जो किसी बीस्ट से कम नहीं था तो दूसरा रिजुल ठाकुर जिसे माफिया वर्ल्ड में गॉड ऑफ डेथ कहलाया जाता था। लेकिन प्रियांश भी कमजोर खिलाड़ी नहीं था। भले ही उसके बाजी इस वक्त पलटते हुए उसे मुंह के बल गिरा रहा था। लेकिन वह हार मनाने वालों में से नहीं था। वह सिर्फ जीतने वालों में से था। चाहे उसे जीतने के लिए हर एक गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो वह बेझिझक अपनाकर अपने काम को अंजाम देने वाला था। प्रियांश के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिसका अंदाज ना सर्वाक्ष को था और ना ही रिजुल को। क्या होगा आगे इस कहानी में? रिजुल के कैद से सर्वाक्ष रात्रि को छुड़वा कर ले जाएगा अपने साथ। प्रियांश के दिमाग में क्या चल रहा है? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।